आज जो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इस सारी प्रेजेंटेशन में, दैट इज़ अबाउट द रेटिकुलर सिस्टम एंड द लिम्बिक सिस्टम। रेटिकुलर सिस्टम में हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन और स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द एनाटॉमिकल कंपोनेंट ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन, इट्स न्यूरोट्रांसमीटर, हाउ इट इज़ गोइंग टू फंक्शन by and assist in regulating the sleep-awake transitions, attention, and its clinical relevance regarding the pain, developmental influences, and its pathologies. How it is going to mediate, control the consciousness and disorder associated, and the sleep pattern awake disturbances, and its control over that part. अच्छा, ये है क्या चीज़? रेटिकुलर फॉर्मेशन। एज द नेम इंडिकेट, व्हाट डज द रेटिकुलर एग्जैक्टली मीन? रेटिकुलर का मतलब होता है एक डिफ्यूज सा नेटवर्क, एक जाल सा, एक नेटवर्क है वेगली डिफाइंड न्यूक्लियाई का। ठीक है जी, कि ये कोई भी न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि एक जाल सा बुना हुआ है जो कि बहुत वेगली डिफाइंड न्यूरॉन्स हैं, उनकी नर्व सेल्स हैं और उनके लंबे लंबे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन इज डिफ्यूज्ड एंड इल डिफाइंड mass of the nerve cell and fibers, forming an ill-defined meshwork or the reticulum in the central portion of the brain stem। यानी अगर हम देखें तो मेनली ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसके मेनली जो न्यूरॉन्स हैं, दे आर बेसिकली लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन्स के वेगली डिफाइंड ग्रुप्स हैं, वहाँ से लंबे लंबे एक्सॉन्स हैं जो कि हर पार्ट ऑफ द ब्रेन को जा रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं सारी की सारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। अगर लोकेशन देखो तो दीज आर बेसिकली लोकेटेड इन द, कह लो कि स्ट्रैटेजिकली अगर हम ये कहें कि ये प्लेस्ड हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से ये सारे के सारे जो हैं पोर्शंस ऑफ द ब्रेन को, चाहे वो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, कॉर्टेक्स है, लिम्बिक सिस्टम है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ईयर है, आई है, यानी हर पार्ट ऑफ द ब्रेन को जो है ये वहाँ से फाइबर्स दे सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा गया है कि इट इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कंट्रोलिंग द इंटायर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे देखें तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, क्योंकि ये देखो ये पायरामिड है, इसका मतलब पायरामिड जो है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो इस डायग्राम में आपको इंटीरियर ऑफ द पायरामिड वो दिखा रही हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके अकॉर्डिंग देखो तो आपको एक कह लो ब्रांचिंग सा नेटवर्क नज़र आ रहा है। यानी ये तो मेनली न्यूक्लियर, बाकी हम हाइपोग्लॉसल के पढ़ते थे और लिवरी न्यूक्लियस पढ़ते थे, ये नर्व्स उसमें से इमर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं। दीज आर द प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ये स्ट्रक्चर्स को, यानी हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है तो उसकी वजह से हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है, और लिवरी कॉम्प्लेक्स है तो लिवो सेरिब्रल ट्रैक निकल रही है, तो प्रॉपरली डिफाइंड है ना। लेकिन नीचे वाले देखो तो वो शाखों की तरह ब्रांचिंग सिस्टम, एक नेटवर्क, एक जाल सा बना पड़ा हुआ है इनसाइड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रेटिकुलर सिस्टम, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है। अच्छा जी, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली जो बनाता है उसको कहते, जो सिस्टम बनाता है उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको सेकंड नाम जो है इसका एक्स्ट्रा थैलेमिक कंट्रोल मॉड्यूलेटरी सिस्टम। देखो आपको ये पता है कि हर चीज़ का जो सेंटर था, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन द केस ऑफ द सेंसरी सिस्टम, और जो मोटर के थे वो भी इंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलेमस, उसमें आपके सारे रिलेइंग सेंटर्स थे, या रिलेइंग कह लो या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स, कुछ ना कुछ थैलेमस में भी थे, और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था एक्टिविटी रिगार्डिंग द सेंसरी एंड द मोटर। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम द थैलेमस जो अदर चीज़ कंट्रोल कर रही है, हाइपोथैलेमस भी कुछ हद तक कर रही है, और एक्स्ट्रा थैलेमिक जो हम कहेंगे कि थैलेमस या डायनकैफ्लॉन के बाहर जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं बॉडी की, दैट इज़ मेनली बाय द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ममीलियर ब्रेन दैट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। तमाम के तमाम मैमल्स में प्रेजेंट है इंक्लूडिंग ह्यूमन, और ये ब्रेन स्टेम में बेसिकली लोकेटेड होता है। ठीक है जी, इसका कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट ऑफ द न्यूरॉन्स है विच इज सेल बॉडी फॉर्म द क्लस्टर्ड इन द टेगमेंटम ऑफ द ब्रेन स्टेम। फोर ब्रेन में भी इसकी एक्सटेंशन है, एंड द थैलेमस। It is known as reticular because it is diffused multipolar synapses and interconnected, कि जाल की तरह इंटरकनेक्टेड है। कोई आप इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ट्रेस नहीं कर सकते, बल्कि ये मल्टीपल इंटरन्यूरॉन्स के साथ करते हुए और लंबे लंबे कनेक्शंस के साथ जो है ये सारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के पास किसी भी कह लो कि पैटर्न या यूनिफॉर्मिटी को फॉलो नहीं कर रहा होता, बल्कि हर तरह से एक नेटवर्क सा जनरेट कर रहा होता है।
अच्छा जी, रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे पढ़ा हुआ है? आपकी बुक जो डायग्राम पर दिखाती है वो मोर और लेस इस तरह से पढ़ा हुआ है। दिस इज़ द यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आपका नीचे वाला पोर्शन इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पॉन्स है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द मिड ब्रेन। जैसे अभी बात की, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली कहाँ पढ़ा हुआ होता है? ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम कंप्राइजेज ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड द मिड ब्रेन। तो ये जो आपको टर्क्वाइश, पर्पल और येलोइश कलर के न्यूक्लियर नज़र आ रहे हैं 3 लंबे लंबे कॉलम्स की फॉर्म में, दीज आर बेसिकली द जो है न्यूक्लियर कॉलम्स हैं जो कि विद इन द ब्रेन स्टेम जो है वो पड़े हुए हैं। और ये जो है दे आर बेसिक कंप्राइजिंग द रेटिकुलर फॉर्मेशन। 3 तरह के कॉलम्स नज़र आएंगे। नंबर 1 इज़ द पर्पलिश, जिसको मीडियन कॉलम कहा है, जो कि बिल्कुल सेंटर मिड लाइन में एक ही होगा। उसके इन इधर साइड देखो तो टर्क्विश कॉलम है और येलोइश कॉलम है, दे आर द मीडियल, जो कि मीडियली है, और उसके बाद लैटरल कॉलम है। ठीक है जी, जो मीडियन कॉलम है दैट इज़ मोर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द मिड ब्रेन एंड द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, एंड इट इज़ गोइंग टू असेंड द प्रोजेक्शन टुवर्ड द कॉर्टेक्स एंड नेसेसरी फॉर द अराउजल। ठीक है जी, और जो उसके साइड पे टर्क्वाइस कलर का नज़र आ रहा है दैट इज़ द मीडियल कॉलम। मीडियल कॉलम जो आपका एसोसिएटेड है, मीडियल कॉलम दैट इज़ एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स ऑफ द आई and the swelling in the brain reflexes. जो lateral column है, the lateral column है that is basically descending part। ठीक है जी, जो नीचे वाला है descending projection है, जो कि spinal cord में muscle tone और respiration और arterial pressure को control कर रहा होता है। अच्छा जी, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो 2 पार्ट्स में आप उसको डिस्क्राइब करते हो, कॉर्डल पार्ट और द रॉस्ट्रल पार्ट। ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ना वो ब्रेन के अपर लेवल ऑफ द पॉन्स में, यानी ऊपर वाला पोर्शन जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का, वो अपर पॉन्स और मिड ब्रेन को कंप्राइज करता है। और ये कंटेन करता है कि न्यूरोकेमिकली क्लासिफाइड ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी हर कोई जो ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स है उसको आप जो केमिकल वो एक्सक्रीट कर रहा होता है या सिक्रीट कर रहा होता है उसके बिहाफ पे ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स में डिवाइड कर देते हैं। उसकी वजह से वो एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे करे, थैलेमस में करे, या अलर्टनेस, वेकफुलनेस, मेंटेनेंस ऑफ अटेंशन, इमोशनल रिएक्शंस एंड लर्निंग प्रोसेसेस में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पूरा का पूरा 3 पोर्शन में जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ था, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो पॉन्स और ये मिड ब्रेन का और अपर पोर्शन ऑफ द पॉन्स में ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और थैलेमस में। जब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस के ऊपर एक्टिवेट करता है ना सिस्टम को, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हायर मोटर फंक्शंस जो हैं, हायर जो मेंटल फंक्शंस हैं, जिसमें हम अलर्ट हो सकते हैं, वेकफुलनेस है, मेंटेनेंस ऑफ अटेंशन है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स स्टिमुलाई है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेसेस, ये सारे के सारे चीज़ें अपर पोर्शन जो है, रॉस्ट्रल पोर्शन जो है वो कर रहे होते हैं बाय सिक्रीटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। और उसकी वजह से हम क्लासीफाई करते हैं कि वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को। और जो डिसेंडिंग पोर्शन हैं, यानी जो ये नीचे वाले पोर्शन है, लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन कहाँ पर जाएगा? मेनली ओवर द स्पाइनल कॉर्ड के, मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे वो स्पाइनल कॉर्ड में है, तो वहाँ से उसकी मोटर एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। प्लस इनके पास रेस्पिरेशन और प्लेशर के CVS और जो है ना रेस्पिरेशन, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो इन अदर टर्म्स के अगर हम देखें तो सिंपल सी बात ये है कि रेटिकुलर जो फॉर्मेशन है इसके 2 फंक्शन है। अपर पार्ट जो होगा अपर जो पोर्शन ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल करेगा, लोअर पार्ट जो होगा वो लोअर पोर्शन को कंट्रोल करेगा। लोअर पोर्शन में आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है तो मोटर सिस्टम आ जाएगी, और उसमें BP और उसके बाद रेस्पिरेशन आ जाएगी। इसमें हर सारे के सारे फंक्शन, वेकफुलनेस, अटेंशन, इमोशनल, लर्निंग, ये सारा कुछ जो है वो अपर पार्ट की कंट्रोल में आ जाएगा। ये इसकी लोकेशन बताई हुई कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, और वहाँ से जो है वो मर्जिंग करते हुए फाइबर जो हैं उनके इन्फ्लुएंसेस ऑन द एंटायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग द सेरिबेलम, क्या स्पाइनल कॉर्ड, क्या विसरल और एक्टिविटी, आई, ईयर, लर्निंग, हर तरह से कंट्रोल हो रहा है। ये वही न्यूक्लियर दिखाए में, ये आपकी बुक की डायग्राम है जिसमें आपको उन्होंने बताया कि मीडियन कॉलम में प्रेजेंट है, मीडियल और लैटरल 3 कॉलम्स में ये मैश वर्क बनाए हुए हैं, नेटवर्क बनाए हुए हैं। ठीक है जी, और ये लोकेटेड है, ये वाला आपका पोर्शन जो है दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पॉन्स है, और ऊपर वाला पोर्शन मिड ब्रेन में। इसके अकॉर्डिंगली इस डायग्राम में आपको ये बताया कि दे आर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे अभी बात की न्यूरोकेमिकल मीडिएटेड ग्रुप्स के डिफरेंट टाइप बेशक ग्रुप्स में प्रेजेंट है, चाहे वो मीडियल कॉलम का है, चाहे वो लैटरल कॉलम का है, चाहे वो
मीडियन कॉलम का है। तो हर टाइप ऑफ द न्यूरॉन जो है वो एक ही तरह का न्यूरॉन जो है न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द देखो ग्रुप्स हैं, जिसमें ब्लैक भी ट्रायंगल है और रेड भी ट्रायंगल है कि इट हैज़ गॉट बोथ द टाइप ऑफ द न्यूरोनल एक्टिविटी, एपिनेफ्रिन भी और नॉन एपिनेफ्रिन भी, सेरोटोनिन भी सिक्रीशन भी हो सकती है। तो इस वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, हर क्लास ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करके ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ये वही बताया हुआ कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग जो कि अलर्टनेस, वेकफुलनेस, लर्निंग प्रोसेसेस को कर रहा है, डिसेंडिंग जो मोटर, रेस्पिरेशन और सीवीएस को कंट्रोल कर रहा है। अब वो कहते हैं ये कंट्रोल कैसे करेगा, अब वो ये कहते हैं कि इसके पास पहले इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आएंगे, तो इफ़ यू सी एफरेंट फाइबर नीचे से ब्रेन के हर पोर्शन को आपने नाम देना है। स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कहाँ से आएंगे, सारे के सारे जो है उसकी सेंसरी पाथवेज, और ये सेंसरी स्पेशल सेंसेस भी होंगी, ना सिर्फ ऑर्डिनरी सेंसेस बल्कि स्पेशल सेंसेस भी, सब इसको एक एक इन्फ्लुएंस जो है ट्विक देंगे, हर नर्व इसको एक ट्विक देगी रेटिकुलर फॉर्मेशन को। फिर आप देखो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि ब्रेन स्टेम में ये खुद है, ये तो खुद ब्रेन स्टेम है, तो ये आ गई। ब्रेन स्टेम के ऊपर आपके पास थैलेमस है, तो थैलेमस से भी जा रहे हैं, फिर कॉर्पस स्ट्राइटम से भी, कॉर्टेक्स से भी, सेरिबेलम से, यानी हर पार्ट ऑफ द ब्रेन ने इसको एफरेंट या अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी। अब इसके पास जो है इसने सारा कुछ अपने अंदर जो है वो जो है एक्टिवेशन वो की, और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पांस जनरेट किया, जो इसने सोचा कि मैंने क्या काम करवाना है इस रिस्पांस में। अब ये ईफरेंट किस किस को दे सकता है, बिल्कुल ईफरेंट उन्हीं को देगा जहाँ से एफरेंट आएगी, कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को, अलर्टनेस को, वीकनेस को, अटेंशन, लर्निंग, मोटर रिस्पॉन्सेज जो भी करवाना है वो इसके करूँगा। उसी तरह से सेरिबेलम को दे रहा है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस सबको देगा, मिड ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा, रेड न्यूक्लियस टेक्टम को देगा, और स्पाइनल कॉर्ड को, यानी जिन जिन जगहों से इसके पास एफरेंट्स आए थे, इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफ़र हुई थी। देखो हर पार्ट ऑफ द ब्रेन को अगर हम रफली ड्रॉ करें, ये ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम है, और नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये सिंपल बातें कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड भी दे रही है, स्पाइनल कॉर्ड भी दे रही है, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी दे रहा है, पीछे से सेरिबेलम भी दे रहा है, थैलेमस भी दे रहा है, हाइपोथैलेमस भी दे रहा है, और बेसल गैंग्लिया भी। इसी तरह से हर पोर्शन ऑफ द ब्रेन को ये वापस जो है ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी हर एक के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस इसने परफॉर्म करने हैं, जिसलिए इसको इतनी ज़्यादा एक्टिविटी चाहिए कि इसको हर इन्फॉर्मेशन पहुँचे भी, और ये भी हर एक इन्फॉर्मेशन या हर एक के फंक्शंस को कंट्रोल करे। इसके पास कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इसको परफॉर्म करनी है। इसके पास कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल है, सोमैटिक एंड विसरल सेंसेशन, सोमैटिक मीन्स रिलेटेड टू द स्किन एंड विसरल मीन्स रिलेटेड टू द विसरा। ऑटोनॉमिक कंट्रोल की ट्रिक्स भी हैं, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे आप रमज़ान में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक देखो तो आप लोगों की क्या होती है कि रिवर्स हो जाती है, कि आप सहरी के टाइम एकदम बाजू का 2-3 दिन मुश्किल होती है लाम के साथ, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको खुद ब खुद ही नींद नहीं आती और आँख खुल जाती है, रूटीन बन जाती है। इसी तरह से जैसे आजकल आप लोग बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हो, लेकिन यूँ ही यूनिवर्सिटी की बात आएगी देन अगेन कुछ लोगों में ये हैबिट अच्छे बच्चों में डेवलप हो जाती है कि वो खुद ब खुद ही बगैर अलार्म क्लॉक के 6 o'clock को उठ जाते हैं और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल मेंटेन करना शुरू करते हैं। दैट इज़ बेसिकली द बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि आपकी स्लीप अवेक पैटर्न के साथ डिसाइड होती है, कब भूख लगनी, कब सोना है, कब आप थक जाते हो, और उस तरह से अराउजल एंड द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि इस टाइम अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप कितना कॉन्शियसली सुन रहे हो, कितने अलर्ट हो, कितनी लर्निंग आपकी हो रही है, और कितना आप ये लेक्चर एब्जॉर्ब कर रहे हो, और कितना इंटरेस्ट आप इसमें आपको इसको लग रहा है। दैट इज़ ऑल द फंक्शन ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसमें स्लाइड्स में वही दिखाया है कि इट कंट्रोल द स्लीप, वेकिंग एंड अटेंशन। और देखो स्लीप अगर प्रॉपर होगी तो आपकी लर्निंग भी प्रॉपर खुद ही हो जाएगी। इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड फिल्टर, कि आपके जो वेगली आपको स्टिमुलाई आ रहे होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बॉडी पे होना ज़रूरी नहीं है, उनको ये फ़िल्टर आउट कर देगा कि उसके रिस्पांस में रिएक्शन नहीं होगा। आप हर छोटी बड़ी चीज़ के रिस्पांस में अपनी बॉडी को रिएक्ट नहीं कराते, बल्कि बहुत प्रॉपर हो और उसका कुछ मकसद हो तो ही आपकी बॉडी उसको जो है वो रिएक्ट करती है, एंड दैट इज़ बीइंग मॉडिफाइड बाय द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। क्रिएट ब्लाइंड स्पॉट टू द जंक, फालतू की चीज़ों को ब्लाइंडली आप रिस्पॉन्ड करते हो। एक्ट लाइक एन एग्जैक्टिव असिस्टेंट, अलाउ टू फोकस ऑन व्हाट यू वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर आप मेरी बात को वैल्यू कर रहे हो तो आप उसको फोकस भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो। जब आपको ये लग रहा है कि जो मैं बातें कह रही हूँ दैट इज़ नॉट
वर्थ इनफ कि उसको कोई वैल्यू दी जाए, तो यू आर नॉट गोइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ लेक्चर। तो आप क्या करोगे, आपका ब्रेन खुद ही डिसाइड कर लेता है इसको तवज्जो से नहीं सुनना, बस ऐसी मोटी मोटी बात याद रखनी है। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स है ये सारा कुछ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कर रहा है। परसीव अ थ्रेट, कोई ख़तरनाक बात होने लगी है जैसे आपका सिक्स सेंस होती है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सपोर्ट यू व्हेन यू सेट योर गोल्स, जब आप कोई अचीवमेंट के लिए अपने गोल सेट करते हो तो आपको ये जो मोटिवेशन मिलती है, दैट इज़ बीइंग जनरेटेड बाय द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, के एक्टिवेट रखता है आपको, अलर्ट रखता है, अवेक रखता है, कॉन्शियस रखता है, कि ज़िंदा रखने के लिए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करता रहे। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम जो अभी तक हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक का मतलब होता है बॉर्डर। अच्छा जी, बॉर्डर इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज जो लिम्बिक सिस्टम हम पढ़ते हैं, जिस भी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को हम लिम्बिक सिस्टम में काम करते हैं, दे आर कंप्राइजिंग ऑफ द रिंग ऑफ द ग्रे मैटर ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है जी, लिम्बस जो है मीन्स बॉर्डर और द एज। द लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड द स्ट्रक्चर दैट लाइड इन द बॉर्डर जोन बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द थैलेमस। अब जो स्ट्रक्चर है बियॉन्ड द बॉर्डर जोन ऑल्सो इंक्लूड द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। अगर मैं आपको यहाँ से डायग्राम दिखाऊँ तो बॉर्डर, ये देखो रिंग को उसने कहा, ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीडियल साइड ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट है यूं करके, और दिस इज दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज द लिम्बिक सिस्टम। अगर आप ओरिजिनल ब्रेन पे अगर आप देखो तो ये मोर और लेस, अगर आप देखो कौन कौन सी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये इन्फीरियर सरफेस है जिसका टेम्पोरल लोब है, इन्फीरियर की टेम्पोरल, ये सुप्रा टेंटोरियल सरफेस जो टेंटोरियम पे आती है वहाँ से। तो देखो तो हमने क्या किया था, ये कैल्क्राइन सर्कस था, और ये जब नीचे की तरफ जाता है तो यूं करके जाता है। ठीक है क्या जी, जितने पोर्शंस यहाँ पर हमने नीचे देखे थे, यहाँ पे हमने देखा था लिंगुअल गायरस, ये जो आपको येलोइश नज़र आ रहा है हिप्पोकैम्प, पैरा हिप्पोकैम्पस जो नीचे की सरफेस पे आता है, आगे उसके राइनल सर्कस, यही जो है जब अंदर की तरफ टर्न करता है तो क्या बन जाता है, हिप्पोकैम्पस। ये देखो यहाँ से देखो तो दिस इज़ द पैरा हिप्पोकैम्पस, और ये अंकस, ठीक है, अंकस है, राइनल सर्कस है, पैरा हिप्पोकैम्पस है, ये जो कैल्क्राइन सर्कस में सुप्राटेंटोरियल सरफेस ऑफ द ब्रेन पे आती है। ठीक है, यही जब अंदर की तरफ, जैसे मैंने बताया था पिज़्ज़ा डो को जैसे आप अंदर की तरफ मोड़ते हो तो दैट कम्स इनटू द फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। जब वो फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल की तरफ मुड़ जाता है, अंदर की तरफ यूं करके चला जाता है, तो दैट इज़ गिविंग राइज टू द हिप्पोकैम्पस एंड पैस हिप्पोकैम्पस। अच्छा, पैस हिप्पोकैम्पस भी बन गया। अब पैस हिप्पोकैम्पस का आपको सारी वो स्टोरी पता है कि पैस हिप्पोकैम्पस एल्वियस फिम्ब्रिया, कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स, क्रस बॉडी, कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स, एंड दिस इज द mammillary bodies. These are all the parts that is going to form the limbic system along with the hypothalamus और थैलेमस और मीडियल फोर्बियल बंडल। ये तीन नई चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर ये सिंगुलेट गायरस है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल है, मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, दे आर फॉर्मिंग द लिम्बिक सिस्टम। इस वाली डायग्राम में अगर हम देखें तो इस वाली डायग्राम में आप देखो तो ये आपको फिर दोबारा देखो कैल्क्राइन सर्कस नज़र आ रहा है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है कोलैटरल सर्कस बनते हुए। तो हमने देखा था कि इस पार्ट को आप कहते थे लिंगुअल गायरस, ये जो गायरस बनता था दिस इज द पैरा हिप्पोकैम्पस, और आगे की तरफ जो था वो बनता था अंकस। ठीक है, इसी को जब वो अंदर की तरफ रोटेट होकर अंदर की तरफ मुड़ जाएगा ग्रो करते हुए, तो आपको अगर देखो तो इस डायग्राम में अब क्या नज़र आ रहा है, अब पर्पलिश पोर्शन को देखो, तो पर्पलिश पोर्शन पे देखो तो पैस हिप्पोकैम्पस और पीछे की तरफ हिप्पोकैम्पस, और ये दांतों वाला जो साथ नज़र आ रहा है दिस इज़ द डेंटेट गायरस। इन्होंने जो एल्वियस फिम्ब्रिया और क्रस बनाया, फिर बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स बनाया, बॉडी के बाद कॉलम बन गया, कॉलम के बाद जाते जाते वो क्या करेगा, मेमोरी, ये सॉरी मैं ऊपर ले गई हूँ, चलो सॉरी, ये जो गया था ये जो था दिस वन, ये फॉर्निक्स बन गया। ठीक है जी, ये वाला सारा का सारा ये जो एल्वियस फिम्ब्रिया, क्रस, कॉलम और बॉडी और द कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स, दे आर गोइंग टू एंड अप इनटू द मेमोरी बॉडी। इसके साथ जो आप इंक्लूड करोगे, इसको करोगे थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को, सिंगलेट गायरस को और मीडियल लॉन्गिट्यूडल बंडल को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपसे बहुत भी अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आपका ये होता है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, इनलिस्ट कर देते हो, और उसके बाद फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। तो आप इनलिस्ट का अगर हम देखें तो हमने क्या क्या पोर्शन लिम्बिक सिस्टम में जो है वो किए हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कोलैटरल सर्कस से, ठीक है, और यहाँ से लिंगुअल गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पस, अंकस, फिर हमने किया वो पर्पलिश पोर्शन पे पैस हिप्पोकैम्पस, डेंटेट गायरस, फॉर्निक्स,
सिंगुलेट गायरस, ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, थैलेमस एंड द सब थैलेमस, ये हमने लिस्ट कर दिया, और अलॉन्ग विद द एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। करना क्या है इसने, ये वो फॉर्निक्स की फॉर्मेशन, ये वो पेस हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस की वाइट, ये ग्रे मैटर है, तो इसके वाइट फाइबर जो होंगे वो एलवीएस बनाएंगे। एलवीएस जब देखो एलवीएस निकला ना, सारों का एलवीएस वाइट मैटर निकला, एलवीएस इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब एलवीएस इकट्ठा हो गया तो क्या चीज़ बन जाएगी, पोनी बन जाएगी, कौन सी, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जब पीछे की तरफ जाएगा पोनी पूरी की पूरी, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस, दोनों तरफ के क्रॉस। क्रस्ट जो ज्वाइन कर जाएंगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द कमर्शियल टाइप ऑफ द फाइबर, वो क्या थे, बॉडी, दोनों तरह की कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वो अलग अलग अपनी डेस्टिनेशन में चले जाएंगे, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द कॉलम्स, और कॉलम्स कहाँ एंड अप करें, ममिलरी बॉडीज़ पे। यहाँ पे भी वही है, हिप्पोकैम्पस, और ये फॉर्निक्स, और ये जा रहा है उसमें ममिलरी बॉडीज़ में। ये इसमें पोर्शंस आपको डिफरेंट क्रॉस कॉलम और उसकी डायग्राम दिखा दी है। Functions of the limbic system, why the hypothalamus is control the autonomic nervous system and the endocrine system. It is going to most important के emotional behavior को control कर रहा है, which includes fear, anger and the sexual behaviors. Hippocampus ये आपके लिए बहुत important है. Hippocampus is concerned with converting recent memory to the लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने मेरा लेक्चर पढ़ा है, इसके बाद मैं सुना है अगर तवज्जो से, और मैं आपको 10 MCQs दूँ इसके बाद, तो आप उसको करेक्टली कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, 1-1.5 हफ्ते के बाद, या मैं 3-4 दिन के बाद दोबारा इसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन दूँ या 2-3 चीज़ें पूछूं, तो आपको नहीं पता होता कि मैंने क्या बात की है, ये मैम क्या पूछ रही हैं। इट मीन्स कि आपने जो सुना वो बहुत सुपरफिशियल सुना, और वो सुपरफिशियल सुनने के बाद जो है वो आप सारा नॉलेज उस वक्त तक तो आया जब तक आप लेक्चर सुन रहे थे, और लेक्चर के 1-आधे घंटे तक, लेकिन उसके बाद जब आपने उसको रिमोट पुरानी मेमोरी में कन्वर्ट करना था, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना था, वो आप सारी बातें भूल गए। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे भी लो, बहुत सारे बचपन के किस्से अभी तक आपको याद होंगे, ठीक है, अभी तक वो आपकी रिमोट मेमोरी में है, कि आज कोई वाक़या होता है तो आप 10-12 दिन बाद जो फ़नी इंटरेस्टिंग जो आप कॉन्शियसली सुनते हो, जिसको एब्जॉर्ब करते हो, और उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, एक आपको शौक से, मूवीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, सब कुछ, और मूवीज़ में बहुत सारे सीन आप भूल जाते हो, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट था वो आपको याद रही, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो नहीं याद रही। दिस इज़ द पोर्शन दैट इज़ कंसर्निंग विद द लिम्बिक सिस्टम, कि आपकी पसंद की चीज़ों को रिमोट मेमोरी में कन्वर्ट करना, पुरानी मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और वो उसका सेंटर कहाँ है लिम्बिक सिस्टम का भी, हिप्पोकैम्पस में। एंटीग्रेड एमनेसिया, इसकी अगर खुदा ना खास्ता डैमेज हो जाए इस पोर्शन का, तो क्या होगा, एंटीग्रेड एमनेसिया। एंटीग्रेड एमनेसिया का मतलब होता है हिप्पोकैम्पस की ऐसी लीजन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट ना करें। जैसे खुदा ना खास्ता इस डिज़ीज़ के साथ या इस डिसऑर्डर के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, उनको जो भी फॉल की हिस्ट्री होगी, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, व्हाट्स एवर विल बी द हिस्ट्री, लेकिन उसमें जो आपका पॉइंट टू बी कंसर्न होगा, जो हिस्ट्री में आपका पॉइंट आपने नोटिस करना है, वो ये कि वो अपने बाबा जी हैं या यंग बंदा है, वो अपने बचपन के आपको सारे किस्से बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा, स्कूल, कॉलेज, पाकिस्तान कैसे बना था, या कुछ जितनी भी एज के बाबा जी हैं, या आपको पुरानी बातें सारी बताएंगे। लेकिन वंस इज़ कम टू द रीसेंट मेमोरी, बाबा जी चोट कैसे लगी थी, चोट के बाद कौन आपको हॉस्पिटल लेकर गया था, उनको इस किस्म की जो नई मेमोरी थी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कि जो रीसेंट मेमोरी है, बाबा जी आप हॉस्पिटल आए हुए, क्या मसला हुआ, उनको ये भी याद नहीं होगा कि मैं गिर गया था, मुझे चोट लग गई है, मुझे कोई चीज़ मेमोरी चाहिए। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे किस शहर में पैदा हुए, तो वो आपका स्कूल कैसा था, गांव कैसा था, वो आपको पिछली बात सारी बताएंगे, नई बात नहीं बताएंगे, ठीक है। नई बात उनको जो उस चोट के लगने की बाद कि कोई भी मेमोरी उनकी जो है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जैसे कि इस लेक्चर के बाद आपने ये लेक्चर भूल जाना है, उसी तरह से कह लो कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। अच्छा जी, 2 टाइप ऑफ द सिंड्रोम आर एसोसिएटेड विद दिस। इसमें जो है नंबर 1 इज़ द क्लेवर ब्रेसी सिंड्रोम। इसमें न्यूरो बिहेवियर जो सिंड्रोम कहते हैं, बायलैटरल लीजन ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब, पर्टिकुलरली द एमिग्डालाइड बॉडी। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल इमोशनलेस, कोई फेस पे जो है एक्सप्रेशन नहीं होते। जैसे क्लास में आप बहुत सारी कभी कभी होता है कि बैठे हुए होते हैं बच्चे एंड दे आर टोटली फेड अप, कोई एक्सप्रेशन नहीं, समझ आ रही है नहीं आ रही, ये नहीं कि अच्छा एक्सप्रेशन ही हो, इवन कि बुरा एक्सप्रेशन भी नहीं होता, ब्लंटिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, हाइपरफेजिया, बहुत खाना खाते हैं ये लोग,
हाइपर ओरलिटी कि ये हर चीज़ को एग्जामिन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओरली, मुंह में डाल के जो चीज़ें देख रहे होते हैं। हाइपर मेटामॉर्फोसिस कि अटैच जो है एन इरिसिस्टिबल इम्पल्स टू द अटेंड एंड रिएक्ट टू द विजुअल स्टिमुलाई, यानी हाइपर रिस्पॉन्सेज होते हैं हमेशा। इनअप्रोप्रिएट या हाइपर सेक्शुअल बिहेवियर, विजुअल एगनेसिया या साइकेट्रिक ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू विजुअली रिकग्नाइज द ऑब्जेक्ट, यानी उनको जो दिखा भी रहे हो आप कोई चीज़ वो भी नज़र नहीं आ रही होती है, वो कोई मतलब किसी चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत हाइपर रिस्पॉन्स है। दैट इज़ बेसिकली अ सिंड्रोम दैट इज़ ड्यू टू द डैमेज टू द एमिग्डोलॉइड न्यूक्लियस, और इसको क्लूवर-बॉसी सिंड्रोम कहते हैं। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम ये बाहर की कंट्रीज़ में बहुत मतलब कॉमन है। क्यों है? बिकॉज इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ द थायामीन, और थायामीन के साथ क्यों है? क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में आपको ये पेशेंट मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से, ठीक है, या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या हीमोडायलिसिस पे पेशेंट हो। नंबर 1 आप यह देखो तो वो कह रहा है कि क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे वो रिलेटेड टू GIT हैं, ठीक है, चाहे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी वजह से वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, और वो मोस्ट जो कह लो कि अगर क्रॉनिक डिजीज़ नहीं भी हैं तो क्या है,